इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 18 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे भी हम डाटा लिंक लेयर से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे टॉपिक। जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग डाटा लिंक कंट्रोल्स। ठीक है, जो कि डाटा लिंक लेयर पे वर्क कर रहा होता है ये। डाटा लिंक कंट्रोल क्या है इसको डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा लिंक कंट्रोल क्या होता है, जिसको डीएलसी भी कहेंगे शॉर्ट में। ठीक है, डाटा लिंक कंट्रोल, डीएलसी। डाटा लिंक कंट्रोल इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डाटा लिंक लेयर। ये एक सर्विस है जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर टू प्रोवाइड रिलायबल डाटा ट्रांसफर ओवर द फिजिकल मीडियम। जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फाइनली फिजिकल मीडियम के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, तो वो डाटा ट्रांसफ़र जो है रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। तो उसी की सर्विस प्रोवाइड करता है ये डाटा लिंक लेयर, और उस सर्विस का नाम क्या है? डाटा लिंक कंट्रोल। ताकि जो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फिजिकल मीडियम के थ्रू वो सही डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो, भरोसेमंद रहे वो डाटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रांसमिट हो जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड वन डिवाइस कैन ओनली ट्रांसमिट द डाटा एट अ टाइम। देखिए, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र तो वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आप एक सीक्वेंस में दी प्लेलिस्ट देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की तो आपको इजीली समझ आएगा। चैप्टर वाइज ही वीडियोस को देखिएगा। तो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है, सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो एट अ टाइम एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। यदि एक मोमेंट पे ये सेंडर है तो ये रिसीवर है, और यदि ये रिसीव कर रहा है, एक ही टाइम पे दोनों नहीं ट्रांसमिट कर सकते। ठीक है, उस चैनल को एक ही डिवाइस सेंड कर सकता है और दूसरा उधर रिसीवर का काम करेगा। इसको हाफ ड्यूप्लेक्स कहते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है दोनों ही ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब सेंड भी कर सकते हैं एक साथ, रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मोड्स का भी ध्यान ये डाटा लिंक लेयर पे रखा जाता है कि कौन सा मोड फॉलो हो रहा है, हाफ डिप्लेक्स या फुल डिप्लेक्स। एक सिंप्लेक्स मोड भी होता है। तो वो मोड्स के लिए आप जो है मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस में है, शुरू के ही वीडियोस में जब आप नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा। In the half duplex transmission mode, one device can only transmit the data at a time. If both the devices at the end of the links transmit the data simultaneously, they will collide. तो यदि दोनों ही एक साथ ट्रांसमिट कर रहे होंगे, क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड का यूज़ हो रहा है, तो कोलिजन के चांसेस रहते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर कंट्रोल की ज़रूरत होगी। तो वही कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? डाटा लिंक कंट्रोल। सो दे विल कोलाइड एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं, ना तो रिसीव हो रही है ढंग से, ना सेंड हो रही है। तो ये कोलिजन और इन सबको भी अवॉइड करने के लिए डाटा लिंक कंट्रोल का यूज़ होता है। द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिवाइसेस सो दैट नो कोलिजन अकर्स। डाटा लिंक लेयर इस चीज़ का ख्याल रखता है कि जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे, कोऑर्डिनेट कर रहे, एक दूसरे के साथ डाटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उनमें जो है उन डिवाइसेस में डाटा ट्रांसफ़र या रिसीव के वक्त कोलिजन ना हो। कोलिजन की स्थिति को भी अवॉइड करने के लिए जो है डाटा लिंक कंट्रोल का यूज़ होता है। नाउ डाटा लिंक लेयर के मेन 3 फंक्शंस हम देखेंगे यहाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स 3 फंक्शंस: लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। इन तीनों को हम देखेंगे यहाँ डिटेल में। ये देखिए, डाटा लिंक कंट्रोल मतलब डाटा लिंक लेयर पे ये 3 फंक्शंस कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? डीएलसी। क्योंकि हम यहाँ डीएलसी की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ यदि डाटा लिंक लेयर भी वर्ड यूज़ हो रहा है तो समझ जाइए डाटा लिंक लेयर के डाटा लिंक कंट्रोल की बात हो रही है। ये वीडियो पूरा ही रिगार्डिंग डाटा लिंक कंट्रोल है। तो डाटा लिंक कंट्रोल 3 फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है: लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। अब लाइन डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि डाटा कौन सेंड करेगा, ये डिटरमाइन कौन करता है? डाटा लिंक कंट्रोल। तो लाइन डिसिप्लिन का मतलब है हु शुड सेंड दी डाटा, किसको डाटा सेंड करना चाहिए। डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स के तहत ही ये डिसाइड होता है। नाउ फ्लो कंट्रोल क्या होता है? हाउ मच डाटा शुड बी सेंड, कितना डाटा सेंड होना चाहिए। क्योंकि अनलिमिटेड डाटा होगा तो क्या होता है? बफर ओवरफ्लो हो जाता है।
वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। डेफिनेटली आप एक साइड से भेजे जा रहे हो, दूसरा साइड उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहे उतना, तो देर आर अ चांसेस ऑफ वेस्टेज या डाटा लॉस्ट हो सकता है, वो रिसीव ही नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर फ्लो मेंटेन किया जाता है कि जब तक कुछ अमाउंट ऑफ डाटा चला गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी कि हाँ मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। रिसीवर बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, फिर ट्रांसमिट किया जाएगा। रिसीवर से पूछा भी जाता आर यू रेडी टू रिसीव, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो कंट्रोल फॉलो किया जाता है। एरर कंट्रोल में यहाँ पे एरर्स का ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स हाउ कैन एरर्स बी डिटेक्टेड और करेक्टेड। ये एरर से रिलेटेड चीज़ों से डील करता है कि एरर को कैसे डिटेक्ट करना है, करेक्ट करना है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी एरर कंट्रोल से रिलेटेड देख चुके हैं। नाउ लाइन डिसिप्लिन क्या होता है। अब देखिए लाइन डिसिप्लिन में फिर से दिखा दूँ इसमें क्या था पॉइंट, हु शुड सेंड दी डाटा, ठीक है। तो लाइन डिसिप्लिन देखते हैं सबसे पहले। लाइन डिसिप्लिन इज अ functionality of the data link layer that provides the coordination among the link systems. Link systems मतलब जो devices आपस में communicate कर रहे होते हैं, तो किस मोड का यूज़ हो रहा है या फिर कौन सेंड करेगा, उन लिंक्स को ध्यान में रखते हुए डाटा लिंक लेयर डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस सेंड करेगा। एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है डिवाइसेस के बीच में। इट डिटरमाइंस विच डिवाइस कैन सेंड एंड व्हेन इट कैन सेंड द डाटा। कौन सा डिवाइस ट्रांसमिट करेगा डाटा को नेक्स्ट, और व्हेन इट कैन सेंड, कब सेंड करेगा वो डाटा। नाउ लाइन डिसिप्लिन कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। टू वेज में ये अचीव किया जा सकता है, जो कि है ENQ और ACK, और दूसरा है पोल या सिलेक्ट। ENQ का मतलब होता है इंक्वायरी, AC का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, और पोल और सेलेक्ट भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड है, ये इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, पोल, सेलेक्ट, ये है लाइन डिसिप्लिन से रिलेटेड। मतलब कौन डाटा सेंड करेगा और कब सेंड करेगा, इस चीज़ से रिलेटेड है ये। नाउ ये ENQ होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। ENQ और एक्नॉलेजमेंट, ENQ और ACK स्टैंड्स फॉर, ENQ का मतलब इंक्वायरी, ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट। ENQ और ACK स्टैंड्स फॉर इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो रॉन्ग रिसीवर अवेलेबल ऑन द लिंक। ये चेक किया जाता है कि कहीं गलत कोई डिवाइस तो नहीं है जो कि इस डाटा को रिसीव कर लेगा। ये चेक किया जाता है कि वो रिसीवर अवेलेबल है जिसको डाटा सेंड करना है, ठीक है। तो when there is it stands for inquiry or acknowledgement. It is used when there is no wrong receiver available on the link and having a dedicated path between the two devices so that the device capable of receiving the transmission is the intended one. तो इसमें ये देखा जाता है कि जो रिसीवर एंड पे है वो क्या वही डिवाइस है जिसको डाटा सेंड करना, मतलब वो ऑथेंटिकेट डिवाइस है, कोई और डिवाइस तो नहीं रिसीव कर लेगा डाटा। तो एक टाइप की इंक्वायरी भेजी जाती है कि आर यू रेडी टू रिसीव, या तुम वही डिवाइस हो जिस पर डाटा ट्रांसमिट होना है। किसी माध्यम से ये इंक्वायरी करी जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ से वो डिवाइस एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि येस आई एम रेडी, एंड रिसीवर अपना ऑथेंटिकेशन भी दे देता है कि आई एम प्रेजेंट एंड डाटा कैन बी सेंट नाउ। नाउ ENQ और ACK, it coordinates which device will start the transmission and whether the recipient is ready or not. इसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस सेंड कर रहा है, और रिसीवर की भी इंक्वायरी कर ली जाती है, मतलब रेसिपिएंट सच में रेडी है या नहीं डाटा रिसीव करने के लिए। नाउ इसकी वर्किंग देखते हैं हम क्या होती है। वर्किंग ऑफ ENQ और ACK, इसमें क्या होता है, द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स द फ्रेम कॉल्ड एन इंक्वायरी आस्किंग वेदर द रिसीवर इज अवेलेबल टू रिसीव द डाटा और नॉट। सबसे पहले इंक्वायरी फ्रेम सेंड करता है कौन, जो सेंडर होता है, ट्रांसमिट जो कर रहा होता है डाटा। एक फ्रेम सेंड किया जाता है, उस फ्रेम का नाम है इंक्वायरी फ्रेम। वो ये इंक्वायरी इसलिए करी जाती है कि रिसीवर अवेलेबल है या नहीं डाटा रिसीव करने के लिए, और जो रिसीवर वो सच में वही रिसीवर है जिस पर डाटा सेंड करना है, या फिर कोई और डिवाइस तो नहीं रिसीव कर लेगा। तो ऑथेंटिकेशन हो जाता है इसके थ्रू कि सच में वही रिसीवर है या नहीं। नाउ द रिसीवर रेस्पॉन्ड्स ईदर विद द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और विद द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, वेयर positive acknowledgement means that the receiver is ready to receive the transmission and negative acknowledgement means that the receiver is unable to accept the transmission, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स हो सकता है रिसीवर कहीं और बिजी हो, वो उस मोमेंट पे नहीं रिसीव करना चाह रहा हो,
तो रिसीवर को इंक्वायरी मैसेज तो मिल गया, पर वो फिर एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूर सेंड करेगा। यदि ACK करके फ्रेम सेंड कर रहा है वो बैक, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ आई एम रेडी टू रिसीव द डाटा। और यदि वो रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए तो NACK मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाती है कि अभी ट्रांसमिशन ना किया जाए, मे बी वो कहीं और बिजी हो। तो NAK का मतलब है देन थोड़ा वेट किया जाता है, दोबारा से फिर से ये चीज़ें कुछ टाइम बीतने के बाद फिर से इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट एक्सचेंज की जाती है, और जब वो रिसीवर रेडी रहता है तभी सेंडर सेंड करता है डाटा को। अब रिसीवर जो है उसके कुछ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ द रिसीवर, जो रिसीविंग एंड पे इंक्वायरी को रिसीव कर रहा होता है उसके पास किस किस टाइप के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं वो देखते हैं। इफ़ द रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी इज पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई सपोज सेंडर के पास, रिसीवर सेंड कर देता है ACK मतलब यस आई एम रेडी टू रिसीव द डाटा। If the response to the inquiry is positive, the sender will transmit its data, and once all of its data has been transmitted, the device finishes its transmission with an EOT, that is end of transmission frame. तो फाइनली पूरा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है और फिर लास्ट में EOT मतलब एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम भी सेंड कर दिया जाता है, तो रिसीवर को पता चल जाता है कि हाँ बस अब इतना ही डाटा सेंड करना था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। और यदि रेस्पॉन्स नेगेटिव होता है तो सेंडर क्या करता है? इफ़ द रेस्पॉन्स टू द ENQ इज नेगेटिव, जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई NACK, देन द सेंडर डिस्कनेक्ट्स एंड रीस्टार्ट्स द ट्रांसमिशन एट अनदर टाइम। सेंडर क्या करेगा? थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो सेंड करना बंद कर देगा और ट्रांसमिशन को किसी और टाइम पे शुरू करेगा। दोबारा से ये प्रोसेस शुरू होगी इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट की। और जब भी रिसीवर इंक्वायरी का पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दे देगा तो फिर उसी मोमेंट पे डाटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इफ़ द रिस्पॉन्स इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, द सेंडर एज्यूम्स दैट द इंक्वायरी फ्रेम ENQ फ्रेम वॉज लॉस्ट during the transmission and makes 3 attempts to establish a link before giving up. इसमें क्या होता है? हो सकता है कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। इसका मतलब जो सेंडर था जिसने इंक्वायरी फ्रेम सेंड किया था वो एज्यूम करेगा कि जो इंक्वायरी फ्रेम सेंड किया था वो लॉस्ट हो गया है कहीं, ठीक है, गायब हो गया, वो रिसीवर तक गया ही नहीं है। तो वो अपनी तरफ से 3 बार फिर से इंक्वायरी फ्रेम्स कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद सेंड करेगा, ठीक है, बिफोर गिविंग अप। और फिर तब भी कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, दैट मीन्स फिर रिसीविंग एंड पे कुछ दिक्कत ही है, फिर उस लिंक पे इंक्वायरी फ्रेम नहीं सेंड होता है। ठीक है, सो ये देखिए ये एक डायग्राम हो गया जहाँ पे आपको इजीली समझ में आएंगी चीज़ें। सपोज ये डिवाइस 1 है, स्टेशन 1 कह लीजिए, स्टेशन 2। तो सबसे पहले तो इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया, या इसने इंक्वायरी फ्रेम सेंड किया, इसने ACK सेंड कर दिया, दैट मीन्स इसने बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ डाटा रिसीव करने के लिए, तो डाटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरीके से डाटा का मतलब कुछ फ्रेम जाएगा, फिर वो बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट देगा, ऐसे बहुत सारे डाटा फ्रेम्स ट्रैवल करेंगे इस तरीके से। ये सपोज लास्ट डाटा फ्रेम है, इसकी भी एक्नॉलेजमेंट आ गई, और जब पूरा डाटा ट्रांसमिट हो गया तो एक EOT फ्रेम भेज दिया जाता है, ये टर्मिनेशन के लिए, मतलब कनेक्शन अब टर्मिनेट होने वाला है कि डाटा ट्रांसमिट हो चुका। इसका इंडिकेशन देने के लिए एक EOT फ्रेम, एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम भी सेंड करता है। स्टेशन 2 को ये रिसीव हो जाता है, इसकी भी कुछ आती होगी एक्नॉलेजमेंट, बट यहाँ पे नहीं मेंशन है। एंड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद ध्यान नहीं देना इस चीज़ पे, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इसके एंड पे, और लास्ट डाटा की एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है, दैट मीन्स यहाँ रिसीव तो डाटा हो ही चुका है पूरा। ठीक है, तो एंड ऑफ ट्रांसमिशन आ गया, तो एक्नॉलेजमेंट आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाटा की एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, तो डाटा तो ट्रांसमिट हो चुका है। ठीक है, और ये टाइम के उसको दिखा रहा है कि टाइम बीत रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम रिगार्डिंग डाटा एस्टेब्लिश हुआ इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, फिर डाटा ट्रांसफर एंड देन डाटा टर्मिनेशन। नाउ पोल और सेलेक्ट, तो इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट हमने देख लिया, दूसरा था पोल और सेलेक्ट। पोल और सेलेक्ट मेथड क्या होता है? अब इसको मैं फिर से आपको डायग्राम शो कर देती हूँ जहाँ से हम, ये देखिए हम लाइन डिसिप्लिन की ही बात कर रहे हैं, मतलब ये जो फर्स्ट डाटा लिंक कंट्रोल का फर्स्ट फंक्शन लाइन डिसिप्लिन, इसमें 2 वेज से अचीव हो रहा था ना लाइन डिसिप्लिन।
इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट था और पोल और सेलेक्ट था। इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट हम देख चुके, अब पोल और सेलेक्ट देख रहे हैं हम। The poll or select method of line discipline works with those topologies where one device is designated as primary station and other devices as secondary stations. इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी डिवाइस होता है और कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं। यदि इस तरीके का कोई सिस्टम है तो यहाँ पे पोल और सेलेक्ट का यूज किया जाता है। वर्किंग ऑफ पोल और सेलेक्ट क्या है? इन दिस द प्राइमरी डिवाइस एंड मल्टीपल सेकेंडरी डिवाइसेस, प्राइमरी डिवाइस एक ही होगा, सेकेंडरी डिवाइसेस ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। मल्टीपल सेकेंडरी डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और सारे ही एक्सचेंजेस प्राइमरी डिवाइस के थ्रू होंगे एंड ऑल द एक्सचेंजेस आर मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस इवन दो द डेस्टिनेशन इज अ सेकेंडरी डिवाइस। जैसे सपोज ये इस सेकेंडरी डिवाइस तक कुछ सेंड कर रहा है तो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होगा सब, मतलब प्राइमरी डिवाइस को एक तरीके से सेंट्रल कह सकते हैं। पहले चीज़ यहाँ आएगी फिर प्राइमरी डिवाइस उस तक सेंड करेगा। नाउ द प्राइमरी डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन लिंक एंड दिस सेकेंडरी डिवाइस फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइमरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस ही डिसाइड करेगा किस लिंक पे क्या सेंड करना है। तो प्राइमरी डिवाइस का कंट्रोल होता है कम्युनिकेशन लिंक पे और सेकेंडरी डिवाइस सिर्फ उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि प्राइमरी डिवाइस देता है। अब पोलिंग और सेलेक्टिंग क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए ये रहा पोलिंग, सेलेक्टिंग, इसको डिटेल में देखते हैं। वर्किंग ऑफ पोल और सेलेक्ट कैसे हो रहा है? The primary device determines which device is allowed to use the communication channel. Therefore, we can say that it is an initiator of the session. प्राइमरी डिवाइस ही डिसाइड करेगा कि कौन सा सेकेंडरी डिवाइस जो है कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करेगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन को कौन इनिशिएट करता है? प्राइमरी डिवाइस। इसीलिए इसको इनिशिएटर ऑफ सेशन कहा गया। इनिशिएट मतलब शुरू करना। इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी डिवाइस, it asks the secondary device that they have anything to send. This process is known as polling. प्राइमरी डिवाइस हर सेकेंडरी डिवाइस से पूछेगा, जैसे एक पोल होता है सेलेक्ट करना आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस हो गया जैसे। तो सपोज ये 4 डिवाइसेस है तो एक एक से ये प्राइमरी, सपोज ये प्राइमरी डिवाइस है, ये पहले इससे पूछेगा कि क्या आपके पास कुछ है सेंड करने के लिए। फिर बी से पूछेगा, जिसके जिसके पास से भी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई तो दैट मीन्स वो डिवाइस रेडी है और वहाँ पे फिर डाटा ट्रांसमिशन का काम होता है। सपोज बी ने सेंड कर दिया कि यस आई एम रेडी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी डिवाइस हर सेकेंडरी डिवाइस से पूछताछ कर रहा है एक तरीके की कि आर यू रेडी टू रिसीव, कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलिंग। इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी डिवाइस, इट आस्क द सेकेंडरी डिवाइस दैट दे हैव, प्राइमरी डिवाइस को कुछ चाहिए तो वो सबसे इंक्वायरी करे कि आपके पास कुछ है सेंड करने के लिए। तो यदि है तो इसी प्रोसेस को, इस इंक्वायरी को ही, मतलब ये जो पूछा जा रहा है कि सेंड करने को कुछ है या नहीं, तो इस प्रोसेस को पोलिंग कहते हैं। देन सेलेक्टिंग क्या होता है वो देखते हैं हम। इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू सेंड सम डाटा टू द secondary device, then it tells the target secondary to get ready to receive the data. This process is known as selecting. देखिए जहाँ प्राइमरी डिवाइस और डिवाइसेस से पूछ रहा है कि क्या आपके पास डाटा है तो वो पोलिंग हो गई, और प्राइमरी डिवाइस अपनी तरफ से औरों को बता रहा है कि मेरे पास डाटा सेंड करने के लिए है और मैं आप तक डाटा सेंड कर रहा हूँ, अभी आई एम सेंडिंग डाटा टू यू। तो जब वो रिसीवर से कुछ पूछ रहा होता है उसको तो पोलिंग कहते हैं, मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस से इंक्वायरी कर रहा होता है। और जब प्राइमरी डिवाइस खुद बता रहा होता है किसी सेकेंडरी डिवाइस को कि मैं कुछ डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, इस चीज़ को कहते हैं सेलेक्टिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर सेकेंडरी डिवाइस को सिलेक्ट करके बताना कि आई एम सेंडिंग द डाटा। नाउ सेलेक्ट, अब इसको डिटेल्स में देख लेते हैं कि सेलेक्ट क्या हुआ। सेलेक्ट और पोलिंग। सेलेक्ट क्या है? द सेलेक्ट मोड इज यूज्ड व्हेन द प्राइमरी डिवाइस हैज समथिंग टू सेंड। प्राइमरी डिवाइस यहाँ सेलेक्ट कर रहा है किसी सेकेंडरी डिवाइस को कि आई एम सेंडिंग डाटा। तो जब प्राइमरी डिवाइस के पास कुछ सेंड करने के लिए तो सेलेक्ट मोड होता है, और प्राइमरी डिवाइस को जब कुछ रिसीव करना होता है तो पोलिंग मोड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू सेंड सम डाटा देन इट अलर्ट्स द सेकेंडरी डिवाइस for the upcoming transmission by transmitting a select frame.
वन फील्ड ऑफ द फ्रेम इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द इंटेंडेड सेकेंडरी डिवाइस। जिस सेकेंडरी डिवाइस पे सेंड करना है तो ये सेलेक्ट फ्रेम में उसका एड्रेस भी रहता है उस सेकेंडरी डिवाइस का। तो जब प्राइमरी डिवाइस डाटा को सेंड करना चाह रहा है कुछ डाटा को, तो वो कैसे अलर्ट करता है सेकेंडरी डिवाइस को कि मैं डाटा आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट द डाटा। वो एक सेलेक्ट फ्रेम सेंड करता है और उस सेलेक्ट फ्रेम में जिस सेकेंडरी डिवाइस तक डाटा सेंड करना उसका एड्रेस भी रहता है। तो उस पर्टिकुलर सेकेंडरी डिवाइस तक सेलेक्ट फ्रेम चला जाता है। देन सेलेक्ट फ्रेम इज रेडी टू रिसीव द डाटा फ्रॉम प्राइमरी डिवाइस। दिस सेकेंडरी डिवाइस, सेलेक्ट फ्रेम सेंड होने के बाद सेकेंडरी डिवाइस को पता चल जाता है कि हाँ प्राइमरी डिवाइस से कुछ आने वाला डाटा, तो इट गेट्स रेडी टू रिसीव द डाटा। When the secondary device receives the select frame, SEL frame, it sends an acknowledgement that indicates the secondary ready status. वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो अभी रेडी नहीं है, बट एक्नॉलेजमेंट आ गई, दैट मीन्स सेकेंडरी डिवाइस जो है रेडी है टू रिसीव द डाटा। तो अपना स्टेटस सेंड कर देता है कि आई एम रेडी, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है वापस से किसको, प्राइमरी डिवाइस को। इफ द सेकेंडरी डिवाइस इज रेडी टू एक्सेप्ट द डाटा देन द प्राइमरी डिवाइस सेंड्स 2 or more data frames to the intended secondary device. यदि सेकेंडरी डिवाइस रेडी है डाटा एक्सेप्ट करने के लिए तो प्राइमरी डिवाइस जो भी डाटा फ्रेम उसे सेंड करने वो सेंड कर देता है उस पर्टिकुलर सेकेंडरी डिवाइस को। और जब पूरा डाटा ट्रांसमिट हो जाता है उसके बाद वंस द डाटा हैज़ बीन ट्रांसमिटेड द सेकेंडरी सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट स्पेसिफाइज दैट द डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड। और पूरा डाटा ट्रांसमिट होकर फिर एक एक्नॉलेजमेंट आती है उसकी तरफ से कि येस द डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड। कौन, जो रिसीवर है वो, मतलब जो सेकेंडरी डिवाइस है वो प्राइमरी को इन्फॉर्म कर देता है एक एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से दैट आई हैव रिसीव्ड द डाटा। तो देखिए ये यहाँ पे डायग्राम से इजीली क्लियर होगा। ये प्राइमरी डिवाइस है और ये सपोज 3 सेकेंडरी डिवाइसेस है, सेकेंडरी डिवाइस ए बी सी। तो सेलेक्ट फ्रेम सेंड किया गया, किसी भी डिवाइस को पहले सेलेक्ट पोलिंग के थ्रू पता लगा, पहले सेलेक्ट किया गया। सपोज सेकेंडरी इस डिवाइस को सिलेक्ट किया गया है, किस बी तक डाटा सेंड हो रहा है, तो एक सेलेक्ट फ्रेम सेंड किया गया किसको, बी को। देखिए यहाँ पे बी ही सिलेक्टेड है और बी फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि यस आई एम रेडी। फिर सेलेक्ट फ्रेम के बाद फिर डाटा ट्रांसमिट होना शुरू होता है और ये बीच बीच में आफ्टर डाटा ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी जाती है। तो कंप्लीट ये सिर्फ एक फ्रेम दिखाया है, यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स हो सकते, 2 फ्रेम हो सकते डाटा के, ठीक है। तो डाटा ट्रांसमिट हो गया और फिर एक्नॉलेजमेंट भी आ गई प्राइमरी डिवाइस तक। तो इस तरीके से ये जो सेलेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये रहा। अब पोलिंग क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज पोल? The poll mode is used when the primary device wants to receive some data from the secondary device. पोलिंग में क्या होता है, जब प्राइमरी डिवाइस को कुछ चाहिए तो वो एक एक से पूछता है कि आपके पास कुछ सेंड करने के लिए है क्या। जैसे पोलिंग में क्या मतलब एक ऑप्शन की तरह वो पूछ रहा है सबसे, जहाँ से आ जाएगा कुछ एक्नॉलेजमेंट की ऐसा सेकेंडरी डिवाइस बोल देगा कि हाँ मेरे पास है कुछ डाटा सेंड करने के लिए, तो वहाँ से फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश होके डाटा ले लिया जाता है। When a primary device wants to receive the data, then it asks each device whether it has anything to send. Firstly, the primary asks, इसी प्रोसेस को पोलिंग कहा जाता है। आस्क मतलब एक एक से पूछना। Firstly, the primary asks poll the first secondary device, पहले सेकेंडरी डिवाइस से वो पूछता है। If it sends with the NACK, negative acknowledgement means that it has nothing to send. पहले डिवाइस ए से पूछा, उसने मतलब फर्स्ट डिवाइस से उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं डाटा सेंड करने के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे डाटा सेंड नहीं होगा। अब वो दूसरे डिवाइस की तरफ अप्रोच करेगा, कौन, प्राइमरी डिवाइस। नाउ इट अप्रोचेज द सेकेंडरी डिवाइस, जो दूसरा सेकेंडरी डिवाइस है उससे पूछेगा। इट रेस्पॉन्ड्स विद द ACK मीन्स दैट इट हैज़ द डाटा टू सेंड। यहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है ACK का, दैट मीन्स यस, वो डिवाइस बोलेगा हाँ मेरे पास है डाटा सेंड करने के लिए। नाउ the secondary device can send more than one frame, one after another, or sometimes it may be required to send acknowledgement ACK before sending each one, depending on the type of the protocol being used. तो डाटा सेंड हो जाता है और जो भी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है उसके तहत वो डाटा सेंड हो जाता है। कभी कभी एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल तो डिफरेंट होते हैं।
कभी कभी क्या होता है, जैसे ही कोई फ्रेम डाटा फ्रेम रिसीव हुआ, इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट भेज दी गई। समटाइम्स कुछ 2 3 4 5 फ्रेम सेंड होने के बाद फिर एक्नॉलेजमेंट आ रही, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके तहत डाटा ट्रांसमिट हो जाता। प्रोटोकॉल्स हम आगे देखेंगे। तो ये पोल हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये प्राइमरी डिवाइस है, ये सबसे पहले सेकेंडरी ए डिवाइस से पूछेगा पोलिंग के थ्रू। पोल फ्रेम सेंड हुआ, ये एन ए की ए सी के दे दिया इसने, एन ए के मतलब मैं रेडी, मैं मेरे पास कुछ नहीं है सेंड करने में। ये सेकेंडरी डिवाइस सी से भी पूछेगा, तो सी पे देखिए पोल फ्रेम सेंड हुआ, इसने भी एन ए के सेंड कर दिया, मतलब मेरे पास सी कहेगा मेरे पास भी नहीं है कुछ सेंड करने को। तो सेकेंडरी डिवाइस ए भी कुछ सेंड नहीं करेगा, बी भी नहीं, मतलब सी भी नहीं। अब बी जो डिवाइस है उस पर जब पोल सेलेक्ट पोल फ्रेम सेंड किया गया, तो इसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आई। ठीक है, पहले एसी के आएगा, ठीक है, देन प्राइमरी डिवाइस रेडी हो जाएगा, फिर डाटा ट्रांसमिट होगा, और फाइनली भी एक जो है प्राइमरी डिवाइस भी एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है कि यस द डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलिंग। अब फ्लो कंट्रोल देखते हैं। ये तो लाइन ट्रांसमिशन से रिलेटेड था, देखिए फिर से मैं शो कर दूं। ये देखिए डाटा लिंक कंट्रोल का फर्स्ट फंक्शन हम देख चुके हैं, लाइन डिसिप्लिन। अब फ्लो कंट्रोल देखेंगे। फ्लो कंट्रोल ये देखिए, और एरर से रिलेटेड हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। बाकी फ्लो कंट्रोल देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसमें कोलिजन वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है और प्रॉपर एक तरीके से चीज़ें फ्लो करती हैं ताकि कोलिजन ना हो, कोई फ्रेम लॉस्ट ना हो। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डाटा it can transmit before the data overwhelms the receiver. Now, the receiving device has limited speed and limited memory to store the data. Therefore, the receiving device must be able to inform the sending device to stop the transmission temporarily before the limits are reached. तो ये इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि सेंडर को कितना डाटा सेंड करना है। ये नहीं कि सेंडर सेंड किए जा रहा है मतलब बिना पॉज के, और उधर रिसीवर एंड पे रिसीव ही नहीं हो पा रहा है। सो इट टेल्स द सेंडर हाउ मच डाटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर द डाटा ओवरवेल्म्स द रिसीवर। रिसीवर पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि पता चला रिसीवर उतना रिसीव ही नहीं कर पा रहा ढंग से, डाटा सेंड हुआ जा रहा है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स, जिससे ये फ्लो मेंटेन किया जाता है ताकि रिसीवर पे बफर ओवरफ्लो ना हो या फिर डाटा हद से ज़्यादा ना पहुंच जाए, और सेंडर की तरफ से भी एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेंड किया जाता है। ठीक है, नाउ द रिसीविंग डाटा हैज़ लिमिटेड स्पीड एंड लिमिटेड मेमोरी। रिसीविंग एंड पे भी तो जो डिवाइस है उसकी कुछ स्पीड होगी, लिमिटेड स्पीड होगी रिसीव करने की, मेमोरी भी लिमिटेड है उस डाटा को स्टोर करने के लिए। दस द रिसीविंग डिवाइस मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म द सेंडिंग डिवाइस। तो कुछ तरीके से रिसीविंग साइड बोलता है कि अभी रुक जाओ टेम्परेरीली, अभी मेरी लिमिट रीच हो गई है या फिर रीच होने वाली, तो सेंडिंग एंड फिर थोड़ा वेट करता है एंड देन कुछ टाइम के बाद फिर रिसीविंग एंड पे उसको डाटा को सेंड किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ बफर, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। जो डाटा सेंड हो रहा है तो एक बफर मेंटेन होता है, वो बफर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। बफर होता है एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी की, हाँ भाई उससे ज़्यादा तो फिर मेमोरी ही नहीं है ना, तो सेंड करने का भी फ़ायदा नहीं है, ओवरफ्लो हो जाएगा डाटा, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा, वो आके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए एक बफर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जैसे ही बफर ओवरफ्लो होने के चांस होंगे तो रिसीवर कहेगा भाई यहाँ पे अभी मत सेंड करो, थोड़ा सा वेट करो। तो इस तरीके से फ्लो कंट्रोल मेंटेन रहता है। नाउ इसके दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। वो है स्टॉप एंड वेट, पहला मेथड है स्टॉप एंड वेट, एंड सेकेंड मेथड है स्लाइडिंग विंडो का। सो यहाँ पे हम दोनों मेथड्स देखेंगे। स्टॉप एंड वेट में क्या है, इन दिस स्टॉप एंड वेट मेथड द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट आफ्टर एवरी फ्रेम इट सेंड्स। स्टॉप एंड वेट और देखिए स्लाइडिंग विंडो का बेसिक डिफरेंस मैं बता दूँ। इसमें हर एक डाटा फ्रेम के बाद एक्नॉलेजमेंट आएगी, और स्लाइडिंग विंडो में कुछ नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड किए जाते हैं विंडो साइज के थ्रू। सपोज विंडो साइज 5 है तो 5 फ्रेम सेंड हो गए, तो एक्नॉलेजमेंट भी साथ साथ आती रहेगी।
लेकिन इसमें क्या है, स्टॉप एंड वेट में पहले एक सेंड होगा फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो बहुत वेटिंग टाइम बहुत हो जाता है, यहाँ वेट बहुत करना पड़ता है। तो स्टॉप एंड वेट में क्या है, इन दिस स्टॉप एंड वेट मेथड द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट आफ्टर एवरी फ्रेम इट सेंड्स। व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है रिसीविंग एंड से, तभी दूसरा डाटा फ्रेम सेंड होता है। देन ओनली नेक्स्ट फ्रेम इज सेंट। The process of alternately sending and waiting of a frame continues until the sender transmits the EOT end of transmission frame। ये बिल्कुल जब तक पूरा डाटा ट्रांसमिट नहीं हो जाता, पूरा डाटा ट्रांसमिट का साइन होता है, एक एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम सेंड किया जाता है रिसीवर को। तो रिसीवर को पता चल जाता है कि हाँ भाई बस इतना ही डाटा था, आ गया। लेकिन इस बीच जो डाटा ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो भी फ्रेम, उसका जब तक पहले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तो दूसरा डाटा फ्रेम ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो वेटिंग पीरियड बहुत है। ठीक है, इसीलिए स्टॉप एंड वेट है। आप स्टॉप करिए, तब भेज के रुकना है आपको, वेट करिए तब तक जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती वहाँ से, तभी दूसरा जो है डाटा फ्रेम सेंड होगा। और लास्ट में ईओटी फ्रेम सेंड होता है एंड ऑफ ट्रांसमिशन। ना इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टॉप एंड वेट क्या है, द स्टॉप एंड वेट मेथड इज सिंपल एज ईच फ्रेम इज चेक्ड एंड एक्नॉलेज्ड बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम इज सेंड। यहाँ हर एक फ्रेम को चेक किया जाता है, थोड़ा रिलायबल भी कह सकते हैं क्योंकि हर फ्रेम की चेकिंग हो रही है, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती तब तक नेक्स्ट फ्रेम नहीं जा रहा। बट कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। पहली बात तो ये सिंपल है एंड डेफिनेटली कुछ हद तक ये रिलायबल भी है, भरोसेमंद, मतलब फ्रेम्स सही सेंड हो रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉप एंड वेट, stop and wait technique is inefficient to use as each frame must travel across all the way to the receiver and an acknowledgement travels all the way before the next frame is sent. Each frame sent and received uses the entire time needed to traverse the link। पूरा टाइम उस वक्त स्टॉप एंड वेट मतलब वेस्टेज तो हो ही रहे ना, कुछ और फ्रेम सेंड ही नहीं कर पा रहा है जब तक पहले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। तो ये एक तरीके से इनएफिशिएंट, ठीक है, रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं हो रहा होता है इसमें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल देखते हैं। द स्लाइडिंग विंडो इज अ मेथड ऑफ फ्लो कंट्रोल इन विच अ सेंडर कैन ट्रांसमिट द सेवरल फ्रेम्स बिफोर गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। यहाँ एक साथ कई फ्रेम सेंड किए जाते हैं और बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट आती रहती है। इन sliding window control, multiple frames can be sent one after the another, due to which capacity of the communication channel can be utilized efficiently। तो communication channel का efficient use हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि multiple frames एक साथ send हो रहे हैं। और single AC के acknowledge multiple frames, कुछ फ्रेम्स जो रिसीव हो जाते हैं तो ग्रुप ऑफ फ्रेम्स के लिए एक ही बीच में एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि हाँ यहाँ तक रिसीव हो चुका है। तो हर एक फ्रेम का एक इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, और बाय चांस जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं आई या वो लॉस्ट हो गया फ्रेम, तो वापस से उस पर्टिकुलर फ्रेम को या उन नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ स्लाइडिंग विंडो रेफर्स टू इमेजिनरी बॉक्सेस एट बोथ द सेंडर एंड रिसीविंग एंड। स्लाइडिंग विंडो मतलब जैसे ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, तो सपोज ये एक तरीके का इमेजिनरी बॉक्स है, इस बक्से के अंदर जितने फ्रेम है उतने ही सेंड होंगे। सपोज ये इमेजिनरी बॉक्स है, इसमें सपोज 5 ही फ्रेम सेंड हो सकते हैं एक साथ, तो 1 2 3 4 5, 5 फ्रेम होल्ड हो गए। यहाँ पे भी ऐसे एक विंडो मेंटेन हो रही है, उसका भी साइज सेम रहेगा 5। तो जैसे ही 2 फ्रेम रिसीव हो गए और दोनों की एक्नॉलेजमेंट आ गई, सपोज इन 2 की आ गई, AC के 1 करके आ जाता, दैट मीन्स 0 और 1 फ्रेम सेंड हो चुके हैं। सपोज ये 3 अब रह गए, तो ये विंडो क्या स्लाइड कर जाएगी, स्लाइड मतलब और 2 फ्रेम्स को अपने अंदर ले लेगी और बाकी के 3 फ्रेम ये रहे। तो अब विंडो स्लाइड होके कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ रिसीविंग एंड पे जैसे जैसे फ्रेम रिसीव होते जाएंगे, ये विंडो अपने अंदर और फ्रेम्स को लेने के लिए जगह बनाती जाएगी और स्लाइड होती जाएगी, इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो कहा गया। ये एक इमेजिनरी विंडो है जिसमें कितने नंबर ऑफ फ्रेम सेंड करते हैं वो डिसाइड हो जाता है, उतने ही फ्रेम्स एक बार में सेंड होंगे। ये डिपेंड करता है, अलग अलग विंडो साइज अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड प्रोटोकॉल। Now the window can hold the frames at either end and it provides the upper limit on the number of frames that can be transmitted before the acknowledgement। इस विंडो का काम यही होता है कि
ये एक लिमिट सेट कर देती है कि एक साथ इतने ही फ्रेम्स जा सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेम्स नहीं जा सकते, ठीक है। सपोज ये 5 है इसका साइज, तो 5 ही फ्रेम जाएंगे एक साथ। समटाइम्स विंडो का साइज 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, विंडो साइज चेंज हो सकता है, बट फिर भी अपर लिमिट यहाँ सेट रहती है कि इतने ही आ सकते हैं। फ्रेम्स कैन बी एक्नॉलेज्ड इवन व्हेन द विंडो इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। विंडो पूरी फिल नहीं है, मतलब अभी तक उतने फ्रेम्स ट्रांसमिट ही नहीं हुए हैं या वो उस विंडो के अंदर आए नहीं, फिर भी पहले ही एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी जाती है। जितने भी फ्रेम उस विंडो ने सेंड किए हैं अभी, तो बीच बीच में उसकी एक्नॉलेजमेंट आती रहती है कि भाई इतने फ्रेम्स रिसीव हो गए। फिर वो विंडो स्लाइड करती है ताकि और फ्रेम्स को वो ले सके। द विंडो हैज़ अ स्पेसिफिक साइज इन विच दे आर नंबर्ड एज मॉड्यूलो एन, मीन्स दैट दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। मॉड्यूलो एन मतलब सपोज एन फ्रेम्स हैं तो उसकी नंबरिंग कैसे होगी। सपोज एन इक्वल टू 5 है तो फ्रेम्स की नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 नहीं होगी, इधर होगी 0 से लेके, 0 ज़रूर इंक्लूडेड है नंबरिंग में, 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो मॉड्यूलो एन का मतलब यही होता है कि 0 से n-1 फ्रेम्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज एन 8 है, विंडो साइज सपोज 8 है, एन इक्वल टू 8, तो फ्रेम्स की नंबरिंग 0 to 7 तक होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 फ्रेम्स हो गए। तो पहला फ्रेम 0 है, 0 to 7 ये आपकी विंडो साइज होगी, और दोबारा से फिर फ्रेम्स की काउंटिंग इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे फ्रेम्स सपोज ये 0 और 1 सेंड हो गए, तो ये विंडो 2 3 4 5 5 तो है ही, बाकी इनको ले लेगी 0 और 1 को, तो विंडो स्लाइड होती रहती है। और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स उसमें जितने 8 होल्ड करने, तो एट पर्टिकुलर मोमेंट 8 ही फ्रेम्स रहेंगे उसमें, ये विंडो स्लाइड होती रहती है, सेंडिंग एंड पे भी रिसीविंग एंड पे भी। नाउ द साइज ऑफ द विंडो इज रिप्रेजेंटेड एज n-1। साइज ऑफ द विंडो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n-1। देयरफॉर मैक्सिमम n-1 फ्रेम्स सेंड हो सकते हैं बिफोर, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। When the receiver sends the acknowledgement, it includes the number of next frame that it wants to receive। जैसे एक्नॉलेजमेंट आ गई कुछ फ्रेम्स की, तो विंडो स्लाइड हो जाती है और उतने फ्रेम्स को मतलब इंक्लूड कर लेती दोबारा से, ताकि उसकी मैक्सिमम साइज तक वो होल्ड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्नॉलेज द स्ट्रिंग ऑफ फ्रेम्स एंडिंग विद फ्रेम नंबर 4, द रिसीवर विल सेंड द ACK containing the number 5। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रिंग ऑफ फ्रेम्स फ्रेम नंबर 4 तक रिसीव हो चुका है रिसीविंग एंड पे, तो किसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंड करेगा, ACK 5 करके। दैट मीन्स जब सेंडर को पता चलेगा कि ACK विद नंबर 5 आया है, दैट मीन्स 5 फ्रेम रिसीव हो चुके हैं, ये मैसेज रिसीवर को मिल गया, मतलब रिसीवर नोज दैट द फ्रेम्स 0 through 4 हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 5 6 7, 3 फ्रेम रह गए। दैट मीन्स फ्रेम की लेकिन साइज कितना था, 8, तो बाकी के फ्रेम्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अभी कितने का स्पेस है, 5 का, तो 5 नए फ्रेम्स आ जाएंगे, मतलब विंडो स्लाइड हो जाएगी। अब सेंडर विंडो, ये तो रिसीविंग एंड का था, अब सेंडर विंडो रिसीविंग विंडो अलग से देखेंगे हम। देखिए, तो जनरल हमने स्लाइडिंग विंडो देख लिया। सेंडर विंडो में क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन द सेंडर विंडो कंटेन्स n-1 फ्रेम्स, एंड व्हेन दे आर सेंट आउट द लेफ्ट बाउंड्री मूव्स इनवर्ड, shrinking the size of the window। For example, if the size of the window is w है suppose size, और 3 frames जा चुके हैं, and if 3 frames are sent out, then the number of frames left out in the sender is 3 जा चुके, तो अब कितने फ्रेम बाकी है उस विंडो में, w-3। Now once the acknowledgement has arrived, ACK has arrived, then the sender window expands to the number which will be equal to the number of frames acknowledged by। जितने फ्रेम्स एक्नॉलेज हुए कि इतने सेंड हो गए, सपोज 3 फ्रेम्स रिसीव हो चुके हैं, तो विंडो स्लाइड कर जाएगी ताकि वो आगे के 3 फ्रेम्स को इंक्लूड कर सके अपने अंदर, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी सेंड हो चुके, तो उसमें 3 का स्पेस बच गया विंडो में। तो अब देखिए, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे तो इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ द विंडो इज 7, सपोज विंडो का साइज 7 है, एंड इफ फ्रेम्स 0 through 4 हैव बीन सेंट आउट एंड नो एक्नॉलेजमेंट हैज अराइव्ड, सपोज 0 से 4 तक के फ्रेम्स जा चुके बट कोई एक्नॉलेजमेंट आई नहीं है, देन द सेंडर विंडो कंटेन्स ओनली 2 फ्रेम्स। अभी भी 2 फ्रेम तो बाकी हैं, 5 और 6 की नंबरिंग के जो फ्रेम्स थे।
नाउ अब एक्नॉलेजमेंट आ गई, सपोज 5 और 6 अभी सेंड नहीं हुआ है, बट 0 और 4 की एक्नॉलेजमेंट आ गई. नाउ इफ एक्नॉलेजमेंट हैज अराइव्ड विद अ नंबर 4, विच मीन्स अभी 0 से 4 की नहीं आई है. अभी यदि 4 की तब आती जब एक्नॉलेजमेंट में 5 होता. 5 मतलब 0 to 4 में 5 फ्रेम्स हो गए. बट एक्नॉलेजमेंट किसकी आई है, नंबर 4 की, मतलब 0 to 3 ये फ्रेम्स रिसीव हो चुके हैं, फोर्थ अभी रिसीव नहीं हुआ है. विद अ नंबर 4, विच मीन्स दैट 0 through 3 फ्रेम्स हैव अराइव्ड, ये अनडैमेज्ड पहुंचे, बाकी एक फ्रेम डैमेज हुआ है. एंड द सेंडर विंडो इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द नेक्स्ट 4 फ्रेम्स. देयर फॉर द सेंडर विंडो कंटेन्स 6 फ्रेम्स. देखिए 5, 6, 7, और जो डैमेज है उसको रिट्रांसमिट कर दिया जाता है. फोर्थ फ्रेम सपोज डैमेज पहुंचा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, पहले वेट किया जाएगा. आ रही है तो ठीक है, बट कुछ सीमित टाइम के, कुछ टाइम तक देखा जाता है. नहीं आ रही है तो उस पर्टिकुलर फ्रेम को फिर से सेंड कर दिया जाता है. तो देखिए 0 to 3, 4 का भी एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है, तो विंडो में 4 तो ट्रांसमिट हो चुका था, तो 5, 6, 7 रहा, और 0, 1, 2 को इंक्लूड कर दिया जाए क्योंकि 3 ही की एक्नॉलेजमेंट आई, फोर्थ की आई नहीं है. तो इसमें एक स्पेस अभी फोर्थ फ्रेम के लिए है खाली, तो 4 को नहीं इंक्लूड. जितनी एक्नॉलेजमेंट आएगी विंडो नए उतने ही फ्रेम्स लेगी. ठीक है, 3 की एक्नॉलेजमेंट आई है तो 3 ही नए फ्रेम आएंगे उसमें. ये देखिए, जैसे ये डायग्राम से और इजीली क्लियर होगा आपको. सेंडर विंडो है, सपोज 0 to 6 है, मतलब इसका 7 है विंडो का साइज. ठीक है, दिस वॉल मूव्स टू द राइट. जैसे 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 ये सेंड हुए जा रहे हैं, इनकी एक्नॉलेजमेंट आती जा रही है, तो ये इस तरीके से इधर स्लाइड होती जाएगी. तो अब नई विंडो क्या हो गई, 2 to 0. सपोज 0 और 1 सेंड होके रिसीव भी हो चुकी एक्नॉलेजमेंट. तो ये जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आती जाएगी विंडो स्लाइड होके नए फ्रेम्स को लेती जाएगी. बट फ्रेम्स की नंबरिंग 0 to 7 के बीच में ही रहेगी. ठीक है, 0 to 7, फिर से 0 to 7 की नंबरिंग शुरू हो गई. नाउ रिसीवर एंड, ये डिपेंड करता है कि आपका विंडो साइज क्या है, उसके बेसिस पे नंबरिंग है. रिसीविंग विंडो पे क्या हो रहा है, at the beginning of transmission, the receiver window does not contain n frames, but it contains n-1 spaces for frames. वो तो खाली है विंडो अभी, ठीक है, उसको कुछ रिसीव नहीं हुआ, बट विंडो साइज उतना ही रहेगा जो सेंडिंग एंड पे है. दैट मीन्स ये भी रिसीव कर सकता है. व्हेन द न्यू फ्रेम अराइव्स, द साइज ऑफ द विंडो श्रिंक्स. जैसे ही नया फ्रेम आ गया, विंडो आगे बढ़ती है कि हाँ मैं और फ्रेम रिसीव करने के लिए रेडी हूँ. रिसीवर ये मैसेज देता है. द रिसीवर विंडो डज नॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्रेम्स रिसीव्ड. ये जितने फ्रेम रिसीव हुए वो नहीं मेंशन करता, ये मेंशन करता है कि कितने फ्रेम रिसीव मैं कर सकता हूँ. ये विंडो उसको देखिए सेंडर विंडो तो बताती है कि मैं इतने सेंड कर वो डिवाइस सेंड कर सकता है, तो सेंडर विंडो उसको स्पेसिफाई कर रही होती है. बट रिसीवर विंडो बताती है कि वो कितने फ्रेम एक्सेप्ट कर सकती है, कितने रिसीव हुए वो नहीं, कितने नए एक्सेप्ट कर सकती है वो. So the receiver window does not represent the number of frames received, but it represents the number of frames that can be received before an acknowledgement is sent. नई एक्नॉलेजमेंट सेंड करने से पहले वो ये बताया जाता है रिसीवर विंडो के थ्रू कि मैं कितने फ्रेम्स रिसीव कर सकती हूँ. नाउ फॉर एग्जाम्पल, द साइज ऑफ द विंडो इज W. सपोज विंडो का साइज W है. इफ 3 फ्रेम्स आर रिसीव्ड, देन द नंबर ऑफ स्पेसेस अवेलेबल इन द विंडो इज W-3. 3 फ्रेम रिसीव हो चुके तो वो आगे बढ़ जाएगी और बाकी के 3 को रिसीव करने के लिए रेडी है. तो अभी उसमें लेकिन 3 रिसीव हो चुके, तो अभी रिमेनिंग साइज कितना है, W-3, क्योंकि 3 रिसीव हो चुके तो उसको हटा दिया जाता है विंडो से. नाउ वंस द एक्नॉलेजमेंट इज सेंड, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट उन तीनों की सेंड हो गई, द रिसीवर विंडो एक्सपेंड्स बाय द नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रेम्स. एक्नॉलेजमेंट सेंड होने के बाद वो विंडो स्लाइड करती है कि हाँ मैं नए 3 फ्रेम को भी लेने के लिए रेडी हूँ, तो वापस से विंडो साइज क्या हो जाता है, W. सपोज द साइज ऑफ द विंडो इज 7. सपोज विंडो का साइज 7 है. इट मीन्स दैट द रिसीवर विंडो कंटेन्स 7 स्पेसेस फॉर 7 फ्रेम्स. ठीक है, दैट मीन्स अभी इसके पास 7 स्पेस खाली है 7 फ्रेम रिसीव करने के लिए. इफ द 1 फ्रेम, सपोज एक फ्रेम रिसीव हो गया, देन द रिसीवर विंडो श्रिंक्स एंड मूविंग द बाउंड्री फ्रॉम. रिसीवर विंडो अभी छोटी हो जाती है, बट इसने अभी नए फ्रेम को नहीं इंक्लूड किया है, उसका साइज घट के 7 के बजाय 6 हो जाता है.
जब एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाती है तब वो जाके फिर से एक्सपेंड होती है अपने 7 साइज पे, मतलब नए फ्रेम के लिए रेडी रहती है। इन दिस वे विंडो श्रिंक्स वन बाई वन, सो विंडो नाउ कंटेन्स द, अभी 6 स्पेसेस हो गए। इफ फ्रेम्स फ्रॉम 0 थ्रू 4 हैव सेंड, देन द विंडो कंटेन्स 2 स्पेसेस बिफोर एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंट। इनकी जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं जाती है तब तक विंडो साइज छोटा ही रहेगा, और वो वापस एक्नॉलेजमेंट, सपोज 3 फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी तो विंडो साइज जो है फिर से एक्सपेंड होगा। तो श्रिंक और एक्सपेंड होता रहता है ये विंडो साइज। रिसीविंग एंड पे देखिए क्या हो रहा है, सपोज इतना ही होल्ड कर पा रहे, 7 ही है इसका साइज सेंडिंग विंडो की तरह। तो सपोज 0 1 2 इसको रिसीव हो गए, तो अभी विंडो साइज श्रिंक होके 3 4 5 6 ये इतना होगा। बट जैसे ही इनकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी गई है तो तभी ये आगे के 3 तक स्लाइड करेगी, मतलब आगे के 3 स्पेसेस तक स्लाइड होगी कि अब इट इज रेडी टू रिसीव। नाउ दिस वॉल मूव्स टू द राइट व्हेन अ फ्रेम इज रिसीव हो जाता है फ्रेम, तो वॉल राइट को मूव, दिस वॉल मूव्स टू द राइट व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंट। ठीक है, सो बाकी इनके जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब एरर कंट्रोल देखते हैं। एरर कंट्रोल इज अ टेक्निक फॉर एरर डिटेक्शन और एरर ट्रांसमिशन के लिए ये जो डाटा लिंक कंट्रोल का थर्ड फंक्शन है एरर कंट्रोल। कैटेगरीज ऑफ एरर कंट्रोल क्या हैं, 2 टाइप्स के हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ, जो कि पीछे हमने फ्लो कंट्रोल भी देखा, उन्हीं से रिलेटेड एरर कंट्रोल भी है। स्टॉप एंड वेट ARQ एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ। अब स्लाइडिंग विंडो ARQ में गो बैक एन है और सेलेक्टिव रिजेक्ट है या सेलेक्टिव रिपीट कह सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो ये ARQ जो आपको यहाँ दिखा है ये क्या चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं। ARQ stands for Automatic Repeat Request, also known as, इसको ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी भी कहते हैं। ARQ मतलब इसमें जो क्या होता है रीट्रांसमिट किया जाता है, यदि एरर किसी फ्रेम में एरर पाया गया या वो लॉस्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है यदि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रिसीविंग एंड से तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन टाइम वो सेंड किया जा रहा है जो भी क्वेरी है रिक्वेस्ट, वो हम देखेंगे आगे। ARQ इज एन एरर कंट्रोल स्ट्रेटेजी यूज्ड इन अ 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम। जब 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये एक एरर को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी है। ARQ ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी कह लीजिए या ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हो गई। ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है ARQ में। इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स टू अचीव रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन ओवर एन अनरिलायबल सोर्स और सर्विस। ये इंश्योर करता है कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एरर फ्री रहे, रिलायबल रहे, भरोसेमंद रहे। नाउ दीज प्रोटोकॉल्स रिजाइड इन, ये 2 लेयर्स पे बेसिकली काम कर रहा होता है, एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे और डाटा लिंक लेयर पे। बट इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो रिगार्डिंग डाटा लिंक लेयर ही देखेंगे। So these protocols reside in transport layer and data link layer of the OSI, that is Open System Interconnection Model, OSI model। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका कौन सा होता है, 4th लेयर, और डाटा लिंक लेयर 2nd लेयर होता है ऑफ OSI मॉडल। These protocols are responsible for automatic retransmission of packets that are found to be corrupted or lost during the transmission process। ये जो भी पैकेट्स कॉरप्टेड है या लॉस्ट है तो ऑटोमेटिकली उन पैकेट्स का रीट्रांसमिशन हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो ये प्रोटोकॉल इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई डाटा लॉस्ट या कॉरप्ट है तो उनको रीट्रांसमिट किया जाए, रिपीट किया जाए उनके ट्रांसमिशन को। अब स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो ARQ 2 है, तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है? स्टॉप एंड वेट ARQ इज अ टेक्निक यूज टू रीट्रांसमिट द डाटा इन केस ऑफ डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स। इसमें कोई फ्रेम या डाटा लॉस्ट है या डैमेज्ड है तो उनको रीट्रांसमिट किया जाता है। दिस टेक्निक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द सेंडर विल नॉट ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम अंटिल इट रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लास्ट ट्रांसमिटेड फ्रेम। इसमें वही है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती तब तक सेंडर वापस से दूसरा फ्रेम नहीं रिसीव करेगा। एक फ्रेम डाटा फ्रेम का जब तक कंप्लीट उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती तो इसमें तो फिर डाटा लॉस्ट होने की चांसेस कम रहते हैं या करप्ट होने के, और नहीं आ रही एक्नॉलेजमेंट तो कुछ देर वेट किया जाता है और आफ्टर सर्टेन टाइम उस डाटा को फिर से ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, नाउ 4 फीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रीट्रांसमिशन के लिए 4 फीचर्स की जरूरत होती है। फर्स्ट है द सेंडिंग डिवाइस कीप्स अ कॉपी ऑफ द लास्ट ट्रांसमिटेड फ्रेम अंटिल द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। कीपिंग द कॉपी अलाउज द सेंडर टू रीट्रांसमिट द डाटा इफ द
फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड करेक्टली, यदि फ्रेम करेक्टली नहीं रिसीव है तो उस कॉपी को तब तक सेंडर जो है अपने पास ही रखता है ताकि उसको रिट्रांसमिट किया जा सके. नाउ बोथ द डाटा फ्रेम्स एंड द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स आर नंबर्ड ऑल्टरनेटिवली. ऑल्टरनेट नंबरिंग होती है डाटा फ्रेम की और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम की 0 to 1, सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली. सपोज डाटा वन फ्रेम है, सपोज डाटा वन फ्रेम एक्नॉलेजेस द डाटा जीरो फ्रेम. मतलब एक्नॉलेजमेंट वन का मतलब है कि जीरो तो ट्रांसमिट हो चुका, वन को सेंड करिए. तो डाटा यदि एक्नॉलेजमेंट में वन लिखा है दैट मीन्स जीरो वाला फ्रेम रिसीव हो चुका है. एंड एक्नॉलेज, सो देखिए सपोज डाटा वन फ्रेम एक्नॉलेजेस द डाटा जीरो फ्रेम मीन्स दैट द डाटा जीरो फ्रेम हैज बीन अराइव्ड करेक्टली. और अब एक्नॉलेजमेंट वन आई है दैट मीन्स वन फ्रेम को अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आप वन को सेंड करिए. If an error occurs in the last transmitted frame, then the receiver sends the NAK frame which is not numbered. On receiving the NAK frame, sender retransmits the data. यदि कोई एरर आ जा रहा है लास्ट ट्रांसमिटेड फ्रेम में, दैट मीन्स एक NAK फ्रेम आएगा, उसमें कोई नंबरिंग नहीं होगी. दैट मीन्स इसका क्लियर कट मतलब है कि वो डाटा या तो लॉस्ट हो गया या करप्ट हो गया, नहीं रिसीव ही नहीं हुआ है. NAK फ्रेम जैसे ही रिसीव होगा सेंडर को, सेंडर दोबारा से उस डाटा को ट्रांसमिट करेगा, रिट्रांसमिट हो रहा है. नाउ इट वर्क्स विद द टाइमर. इसमें एक टाइमर सेट होता है. इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द अलॉटेड टाइम देन द सेंडर अज्यूम्स दैट द फ्रेम इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, सो इट विल रिट्रांसमिट द डाटा. और एक्नॉलेजमेंट का भी एक टाइम तक वेट किया जाता है, एक टाइमर सेट रहता है. यदि नहीं आती एक्नॉलेजमेंट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट मीन्स मान लिया जाता है कि वो पैकेट लॉस्ट हो गया, वो जो फ्रेम है वो लॉस्ट हो गया, तो उसको वापस से सेंडर रिट्रांसमिट करता है. इसीलिए इसको कहा गया ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट या ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी. ठीक है, वापस से इसको सेंड किया जाता है. टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिट्रांसमिशन. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. देखिए, या तो फ्रेम डैमेज होगा या फ्रेम लॉस्ट होगा. तो डैमेज फ्रेम के लिए देखते हैं क्या है. डैमेज फ्रेम, व्हेन द रिसीवर रिसीव्स अ डैमेज फ्रेम, यदि रिसीवर को डैमेज फ्रेम मिला है, दैट इज द फ्रेम कंटेन्स एन एरर, देन इट रिटर्न्स द NAK फ्रेम. तब भी वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द डाटा जीरो फ्रेम इज सेंड एंड द रिसीवर सेंड्स द ACK1 फ्रेम मीन्स दैट द डाटा जीरो हैज अराइव्ड करेक्टली एंड ट्रांसमिट्स द डाटा वन फ्रेम. देखिए, यदि जीरो फ्रेम सेंड हुआ था और एक्नॉलेजमेंट वन का आ रहा है ACK1, दैट मीन्स इसका मतलब है डाटा जीरो फ्रेम जो सेंड किया गया था वो करेक्ट रिसीव हुआ है. अब जो है वन को सेंड किया जाए. नाउ द सेंडर ट्रांसमिट्स द नेक्स्ट फ्रेम, तो डाटा वन को सेंड कर देता है सेंडर. इट रीचेज, ये तो था यदि वो अनडैमेज्ड है, मतलब सही गया है डाटा फ्रेम जीरो. इफ इट रीड्स इट रीचेज अनडैमेज्ड एंड द रिसीवर रिटर्न्स ACK0. अब डाटा वन भी चला गया तो एक्नॉलेजमेंट जीरो आएगी. दैट मीन्स ये 0 1 0 1 ऑल्टरनेट होता रहेगा. दैट मीन्स अब जीरो को सेंड करना है, क्योंकि डाटा वन जो है मतलब अगला जो जीरो की नंबरिंग है फ्रेम की, दैट मीन्स डाटा वन सही से ट्रांसमिट हो गया, अब जीरो की बारी है. द सेंडर ट्रांसमिट्स द नेक्स्ट फ्रेम. अब नेक्स्ट फ्रेम की नंबरिंग, हर फ्रेम की नंबरिंग 0 1 0 1 ऐसे करके. ठीक है, तो ये तो था जब फ्रेम अनडैमेज्ड है. द रिसीवर रिपोर्ट्स एन एरर एंड रिटर्न्स द NAK फ्रेम. द सेंडर रिट्रांसमिट्स द डाटा जीरो फ्रेम. यदि वो एक्नॉलेजमेंट जीरो चली गई तो ठीक है, और NAK यदि चला गया दैट मीन्स वो फ्रेम उसमें कुछ एरर है, तो सेंडर उसको रिट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव होगी तो एक्नॉलेजमेंट में नंबरिंग रहेगी, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में NAK लिखा रहेगा और कोई नंबरिंग नहीं रहेगी. लॉस्ट फ्रेम में क्या होता है. लॉस्ट फ्रेम में कुछ भी नहीं आता, ना तो एक्नॉलेजमेंट आएगी, ना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी, ना ACK आएगा, ना NACK आएगा. इसका मतलब एक टाइमर सेट है, एक टाइम तक ही वेट करता है सेंडर. उस बीच कुछ नहीं रिसीव हुआ, दैट मीन्स सेंडर मान लेगा कि वो फ्रेम लॉस्ट हो गया है. ठीक है, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली जो है वो आफ्टर सर्टेन टाइम उस फ्रेम को रिट्रांसमिट करेगा. सो लॉस्ट फ्रेम मीन्स सेंडर इज इक्विप्ड विद द टाइमर एंड स्टार्ट्स व्हेन द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड. एक टाइमर है और जैसे ही फ्रेम को सेंड कर दिया जाता है टाइमर शुरू हो जाता है और कुछ टाइम तक ही वेट किया जाता है एक्नॉलेजमेंट का. समटाइम्स द फ्रेम हैज़ नॉट अराइव्ड एट द रिसीविंग एंड so that it can be acknowledged neither positively nor negatively. The sender waits for acknowledgement until the timer goes off. टाइमर जब तक ऑफ नहीं होता उस टाइमर तक तो वेट करता है सेंडर. उसके बाद क्या होता है, इफ द टाइमर गोज ऑफ इट रीट्रांसमिट्स द लास्ट ट्रांसमिटेड फ्रेम.
उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही नहीं हुई, दैट मीन्स वो फ्रेम लॉस्ट हो चुका है। तो उसकी जो लास्ट ट्रांसमिटेड फ्रेम था उसको दोबारा से ट्रांसमिट किया जाता है, ये मानते हुए कि वो फ्रेम लॉस्ट हो गया, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई है। अब है स्लाइडिंग विंडो ARQ। इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो ARQ इज अ टेक्निक यूज फॉर कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन एरर कंट्रोल। इसमें कंटिन्यूअस फ्रेम्स जा रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही, जिनकी नहीं रिसीव हो रही उनको रिट्रांसमिट किया जा रहा है। 3 फीचर्स यूज्ड फॉर रिट्रांसमिशन। पहला क्या है, इन दिस केस द सेंडर कीप्स द कॉपीज ऑफ ऑल द ट्रांसमिटेड फ्रेम्स। जितने फ्रेम अभी ट्रांसमिट हुए उनकी कॉपीज के पास रहती हैं, लेकिन जब तक उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती तब तक वो अपने पास इन कॉपीज को रखता है, अंटिल दे हैव बीन एक्नॉलेज्ड। सपोज द फ्रेम्स 0 through 4 हैव बीन ट्रांसमिटेड एंड द लास्ट एक्नॉलेजमेंट वाज ऑफ फ्रेम 2, द सेंडर हैज़ टू कीप द, देखिए 0 to 4 फ्रेम्स सेंड हुए थे, 0 1 2 3 4, पर 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 1 2 इनकी तो एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो 3 और 4 को ये अपने पास रखेगा तब तक जब तक वो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। द सेंडर हैज़ टू कीप द कॉपीज ऑफ फ्रेम्स 3 and 4 until they receive correctly. Now next क्या है, the receiver can send either NAK or ACK depending on the conditions. The NAK frame tells the sender that the data have been received damaged. NAK का मतलब है damaged data receive हुआ है। Since the sliding window is a continuous transmission mechanism, continuous मतलब frame send हो रहे हैं, acknowledgement receive हो रही, wait नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। यदि किसी के एक्नॉलेजमेंट नहीं आए तो वापस से बीच बीच में उसको सेंड कर दिया जा रहा है। बोथ ACK एंड NAK मस्ट बी नंबर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फ्रेम। इनमें भी नंबरिंग रहती है जिससे पता चलेगा कि हाँ वहाँ तक फ्रेम रिसीव हो गए और बाकी नहीं हुए हैं। द ACK फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट फ्रेम विच द रिसीवर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। नेक्स्ट फ्रेम की नंबरिंग रहती है कि अब हाँ यहाँ से नंबरिंग नेक्स्ट शुरू होनी चाहिए फ्रेम की जो कि सेंड किए जाने। दी NAK फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डैमेज फ्रेम। यहाँ NAK फ्रेम में भी नंबरिंग रहती है और इसमें सिर्फ उस फ्रेम का नाम रहता है जो कि डैमेज्ड है। नाउ है द स्लाइडिंग विंडो ARQ इज इक्विप्ड विद द टाइमर टू हैंडल द लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है, जो लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट्स है उसको हैंडल करने के लिए स्लाइडिंग विंडो ARQ में भी टाइमर रहता है। Suppose then n-1 frames have been sent before receiving any acknowledgement. The sender waits for the acknowledgement, so it starts the timer and waits before sending any more. यदि कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही तो विंडो स्लाइड भी नहीं कर पा रही तो पहले कुछ टाइम तक वेट करेगी, वापस से उनको रिट्रांसमिट करेगी और फिर नए फ्रेम्स को वो सेंड करेगी। इफ द अलॉटेड टाइम रन्स आउट द सेंडर रिट्रांसमिट्स वन और ऑल द फ्रेम्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल यूज्ड। जो भी प्रोटोकॉल यूज है उसके तहत फिर फ्रेम्स को सेंड किया जाता है। नाउ 2 प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ में भी 2 प्रोटोकॉल्स हैं, पहला है गो बैक एन ARQ और दूसरा है सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। नाउ गो बैक एन ARQ में क्या है, इन गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल इफ वन फ्रेम इज लॉस्ट और डैमेज देन इट रीट्रांसमिट्स ऑल द फ्रेम्स आफ्टर विच इट डज नॉट रिसीव द पॉजिटिव ACK। यदि एक फ्रेम लॉस्ट हुआ तो उसके बाद की जितने फ्रेम जो सेंड हुए हैं प्लस जो लॉस्ट फ्रेम है उन सबको दोबारा से सेंड करता है गो बैक एंड ARQ में। लेकिन जो आपका सेकंड है सिलेक्टिव रिजेक्ट में सिर्फ उसी फ्रेम को भेजा जाता है जो लॉस्ट हुआ है। ठीक है, लॉस्ट या डैमेज। 3 पॉसिबिलिटीज कैन अकर फॉर रीट्रांसमिशन। पहला है डैमेज फ्रेम, यदि फ्रेम डैमेज है। व्हेन द फ्रेम इज डैमेज देन द रिसीवर सेंड्स अ NAK फ्रेम। फ्रेम डैमेज है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई, और फ्रेम लॉस्ट होता तो उसमें तो कुछ भी नहीं आता, ना पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ना नेगेटिव। इन द फिगर अहेड हम देखेंगे 3 फ्रेम्स हैव बीन ट्रांसमिटेड बिफोर एन एरर डिस्कवर्ड इन द थर्ड फ्रेम। इन दिस केस सपोज 2 तक तो सही ट्रांसमिट हुआ है, इन दिस केस ACK 2 हैज बीन रिटर्न टेलिंग दैट द 2 फ्रेम तो सही रिसीव हो गए, मतलब 0 और 1, दे हैव बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। द रिसीवर डिस्कवर्स द एरर इन डाटा 2 फ्रेम। सेकेंड 0 1 2 ट्रांसमिट हुआ था बट 2 की कोई एक्नॉलेजमेंट अभी आई नहीं है, दैट मीन्स उधर कुछ प्रॉब्लम है। सो इट रिटर्न्स दी NAK 2 फ्रेम, दैट मीन्स कुछ एरर है उसमें, डैमेज्ड फ्रेम है वो। तो NAK 2 फ्रेम का मतलब है सेकेंड फ्रेम डैमेज्ड है। द फ्रेम 3 इज ऑल्सो डिस्कार्डेड एज इट इज, सपोज इन बिटवीन फ्रेम 3 भी सेंड हो चुका है, तो अब फ्रेम 3 जो सेंड हुआ था उसको भी
अनसेंड ही माना जाएगा और वापस से किस किस को ट्रांसमिट किया जाएगा, 2 को तो ट्रांसमिट किया ही जाएगा और 3 जो सेंड हो चुका था उसको भी साथ में ट्रांसमिट किया जाएगा, तो रिट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे। The frame 3 is also discarded as it is transmitted after the damaged frame. Therefore, the sender retransmits the frame 2 and 3. इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा सेंडर, ये रिसीवर। सपोज ये 4 फ्रेम्स सेंड हुए थे 0 to 3, सिर्फ AC के 2 मतलब 0 और 1 की एक्नॉलेज, 2 फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट आ गई, लेकिन 2 भी सेंड हुआ था, इसमें एरर आ गया तो ये डिस्कार्ड हो गया, इसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट चली गई NA के 2, लेकिन इन बिटवीन देखिए 3 भी सेंड हो चुका था, बट जो 2 के बाद सेंड हुए उसको भी ये रिसीवर डिस्कार्ड कर देता है, तो वापस से 2 और 3 दोनों को दोबारा सेंड किया जाता है। और इन बिटवीन सपोज डाटा 4 भी था, 4th फ्रेम भी सेंड हो जाता तो वो भी डिस्कार्ड हो जाता और 2, 3, 4 इनको साथ में सेंड किया जाता। ठीक है, नाउ लॉस्ट, ये तो डैमेज था। अब लॉस्ट डाटा फ्रेम में क्या होता है, इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स डाटा फ्रेम्स आर सेंट सिक्वेंशियली, इफ एनी ऑफ द फ्रेम्स इज लॉस्ट देन द नेक्स्ट फ्रेम अराइव एट द रिसीवर इज आउट ऑफ सीक्वेंस। यदि कोई फ्रेम लॉस्ट हो जाता है तो नेक्स्ट फ्रेम जो रिसीव हो रहा है रिसीवर को, वो आउट ऑफ सीक्वेंस है। द रिसीवर चेक्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ ईच ऑफ द फ्रेम, डिस्कवर्स द फ्रेम दैट हैज बीन, जो फ्रेम बीच में स्किप हुआ है, लॉस्ट हुआ है, एंड रिटर्न्स द NAK फॉर द मिसिंग फ्रेम के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट चली गई। द सेंडिंग डिवाइस रिट्रांसमिट्स फ्रेम इंडिकेटेड बाय NAK एज वेल एज फ्रेम्स ट्रांसमिटेड। लॉस्ट फ्रेम में भी जैसे डैमेज्ड में था, उस लॉस्ट फ्रेम के साथ बाकी भी जो सेंड हुए वो भी डिस्कार्ड हो जाएंगे और उनको भी दोबारा रिट्रांसमिट किया जाएगा। अब एक है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आई। The sender can send as many frames as the windows allow before waiting for any acknowledgement. Once the limit of the window is reached, the sender has no more frames to send. It must wait for the acknowledgement. जब सारे विंडो में जितने फ्रेम्स से सेंड हो गए बट एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही है, उस केस में क्या करें, विंडो स्लाइड भी नहीं हो सकती, तो कुछ टाइम तक वेट किया जाता है। इफ द एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट देन द सेंडर कुड वेट फॉर एवर, सेंडर वेट ही करता रहेगा, तो इसलिए एक टाइमर सेट होता है टू अवॉइड सच सिचुएशन, ताकि फॉर एवर वेट ना करना पड़े उसको, विंडो को, सेंडर को। टू अवॉइड सच सिचुएशन द सेंडर इज इक्विप्ड विद द टाइमर दैट स्टार्ट्स काउंटिंग वेन एवर द विंडो कैपेसिटी इज रीच। पूरी विंडो कैपेसिटी के बाद तो वेट करना पड़ेगा ना, पहले एक्नॉलेजमेंट आएगी तभी विंडो स्लाइड कर सकती है, मतलब नए फ्रेम्स को सेंड करेगी। तो एक्नॉलेजमेंट यदि नहीं आ रही तो वापस से रिट्रांसमिट किया जाता है। इफ द एक्नॉलेजमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड विद इन द टाइम लिमिट देन द सेंडर retransmits the frame since the last acknowledgement जहाँ रिसीव हुई थी, तो बाकी के फ्रेम्स को सेंड किया जाता। अब सेलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या है, गो बैक ARQ हमने देख लिया। सेलेक्टिव रिपीट ARQ टेक्निक इज मोर एफिशिएंट देन गो बैक एंड ARQ। ये गो बैक एंड ARQ से ज़्यादा एफिशिएंट है सेलेक्टिव रिपीट। In this technique, only those frames are retransmitted for which negative acknowledgement has been received. बाकी के फ्रेम्स को नहीं सेंड किया जा रहा है, डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है जो सेंड हो चुके हैं, सिर्फ जिसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई उसे रिट्रांसमिट किया जाएगा। The receiver storage buffer keeps all the damaged frames on hold until the frame in error is correctly received. Now, the receiver must have an appropriate logic for reinserting the frames in a correct order. फिर एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंड किया जाता है। द सेंडर मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सर्चिंग मैकेनिज्म दैट सेलेक्ट्स ओनली द रिक्वेस्टेड फ्रेम फॉर रिट्रांसमिशन। इसमें कुछ सर्चिंग मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू सिर्फ उस फ्रेम को रिट्रांसमिट करने के लिए कहा जाता है जो आपका लॉस्ट हुआ है या डैमेज हुआ है। जैसे देखिए ये हो गया सेंडर और ये है रिसीवर, तो सपोज 0, 1, 2 ये 3 फ्रेम सेंड हुए थे, 2 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई, एरर इन फ्रेम 2, और तब तक डाटा 3 सेंड हो चुका था, इन बिटवीन इसके बाद नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है। तो ऐसा नहीं है कि 3 को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, नहीं, 3, 4, 5 अपना ट्रांसमिशन चलता रहेगा, एंड इन बिटवीन ये किसको रीसेंड कर देगा, 2 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलेक्टिव रिपीट। ये देखिए सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 2 की आई है तो 2 को रीसेंड किया जा रहा है, ये 3 और 4 को यहाँ डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है, जो सेंड हो गया, सिर्फ यहाँ एरर या लॉस्ट फ्रेम्स को ही दोबारा रीसेंड किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।